नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आज की हम क्लास लेकर के आए हैं लैब असिस्टेंट और सीटी की तैयारी करने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए। लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम 9 मई को बहुत ही नज़दीक में है, इसलिए पुराने के जो पेपर हैं, पुराने पैटर्न हैं, वो आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो आज की मैं क्लास लेकर के आया हूँ। पुराने जो पेपर है उनका हमें एनालाइज करना है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरह का पैटर्न आता है पेपर का, और हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम पुराने पेपर के आधार पर मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके सामने, और उनमें से चारों विकल्प जो आते हैं उन एक एक विकल्पों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। उससे नए क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं लैब असिस्टेंट में, आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये। इस क्लास से आपके लगभग मैं कहूँ तो 5 से 7 क्वेश्चन इसी क्लास में आएंगे। तो आपको एक भी क्वेश्चन अनदेखा नहीं करना है, सभी क्वेश्चनों को बारीकी से अध्ययन करना है। एकाग्रता के साथ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उन क्वेश्चनों को समझना। तो आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझिएगा, फिर अध्ययन कीजिएगा और अपने माइंड में बिठा लीजिए इन क्वेश्चनों को। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में मुख्य रूप से पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन हैं, और साथ साथ में सीटी की तैयारी करने वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे रसगुल्ले हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो आज में हम ढेर सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। पीछे के जो पेपर हुए थे उन मॉडल पेपर के आधार पर तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, और आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, सुमेलित कीजिए, यानी सुमेलित करने वाले क्वेश्चन हैं। तो अगर देखें, एक तरफ दे रखे हैं जसनाथ जी, शीतला माता, जाम्बोजी और जीर्ण माता। दूसरी तरफ दे रखे हैं उनका स्थान रेवासा सीकर, चाकसू जयपुर, मुकाम नोखा और कतरियासर बीकानेर। तो आपको देखना है कि जसनाथी संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ या उनका मेला है कहाँ बढ़ता है, तो कतरियासर बीकानेर में बढ़ता है। तो हमें अगर देखें इसमें ए का 4 नंबर देखना है, तो आपको सबसे पहले जो भी इनमें चारों में आ रहा है उसका आपको सबसे पहले टिक करना है। जैसे जसनाती संप्रदाय है कतरियासर बीकानेर में हमें आ रहा है, तो पहले का 4 नंबर है, इसलिए इन तीनों में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। तो आपका एक याद है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, इसलिए सही आंसर है वो ए है। तो यानी जसनाती संप्रदाय है बीकानेर में। उसके बाद में शीतला माता है वो है चाकसू जयपुर में, जाम्बोजी है वो है मुकाम नोखा में, और जीर्ण माता है रेवासा सीकर में। तो ये सुमेलित करने वाले हैं, तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ए। तो जसनाती का प्रमुख स्थान है वो कतरियासर बीकानेर जिले में है, और शीतला माता का है प्रसिद्ध चाकसू मंदिर है वो है चाकसू जयपुर में। और बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है जाम्बोजी, उसकी जो प्रधान पीठ है वो है मुकाम नोखा बीकानेर में, और इसके साथ साथ में जीर्ण माता का जो प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर है वो है रिवासा सीकर में। तो याद रखना कौन सा स्थान कहाँ है, चारों विकल्प हमें सुमेलित करने हैं और चारों ही सही है। तो इसलिए जसनाती संप्रदाय कतरियासर बीकानेर में, शीतला माता चाकसू जयपुर में, जाम्बोजी मुकाम नोखा में और जीर्ण माता है रिवासा सीकर में। तो यानी अब वर्तमान जो पेपर आ रहे हैं उसमें जो संप्रदाय है या लोक देवता है उनके बारे में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, स्थान के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के, और आप 2-3 बार इस क्लास को अवश्य देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। यानी राजस्थान का वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। एक मैं कह रहा हूं, जब आप एग्जाम हॉल में बैठो तो आपको क्वेश्चन है वो 2 बार रिवीजन करने हैं अच्छी तरीके से। पहले क्वेश्चन को समझोगे तो अपने आप है आपकी मेमोरी से उसका आंसर निकल के आएगा। जिस तरह से हम सर्च बार में अच्छे ढंग से सर्च लिखते हैं तो उसका आंसर है वो ठीक स्टिक आता है। तो इसी तरह से हमारी मेमोरी भी इसी तरह से काम करती है। हम जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसको 2 बार अवश्य रूप में पढ़ेंगे कि राजस्थान में चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी को गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है। तो अगर देखें, ए में है नाथ द्वारा, बी है उदयपुर, सी है बूंदी और डी है जोधपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाथ द्वारा में। तो नाथ द्वारा में
गुलाबी गणगौर यानी पिंक गणगौर है वो मनाई जाती है, और गुलाबी गणगौर मुख्य रूप से नाथ द्वारा है, वो है राजसमंद में। तो याद रखना, नाथ द्वारा कहाँ है, राजसमंद जिले में है, और यहाँ पर चैत्र शुक्ल की पंचमी को मनाई जाती है। तो ये भी पूछ सकते हैं इस बार कि कब मनाई जाती है गुलाबी गणगौर, चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। और इस दिन भगवान श्रीनाथ जी को गुलाबी वस्त्र धारण करवाए जाते हैं, यानी कौन से देव को, श्रीनाथ जी को। और पूरा आयोजन गुलाबी रंग की थीम में ही होता है, यानी यहाँ की रंगाई पुताई सब चीज़ें जो होती है वहाँ पर राजसमंद में, नाथ द्वारा में, तो वहाँ पर गुलाबी रंग से ही होती है। वस्त्र धारण करते हैं महिला और पुरुष, तो भी वो पिंक कलर के ही वस्त्र पहनते हैं। तो गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद की। कब आयोजन होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को। किस भगवान की पूजा होती है, तो वो होती है श्रीनाथ जी की, ठीक है। और किस तरह के वस्त्र धारण करते हैं महिला और पुरुष, वो है पिंक कलर के, गुलाबी रंग के। तो ये मुख्य रूप से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन अगर बात करें तो हमारे लिए तीसरा क्वेश्चन है, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी। यानी संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने आज से 400 साल पहले, यानी आज से 400 साल पूर्व मेवाड़ के किस ख्याल की रचना की थी। तो अगर इसमें आंसर देखें, ए में है ख्याल भारली, बी है चांद नीलगिरी, सी है तुर्रा कलंगी ख्याल, और डी है मीरा मंगल। तो अगर इसमें करेक्ट आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, तुर्रा कलंगी ख्याल। तो तुर्रा कलंगी ख्याल है, इसकी रचना है वो संत पीर शाह अली के द्वारा और तुकनगीर के द्वारा आज से 400 साल पहले वो की गई थी मेवाड़ में। तो अगर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखें तो तुर्रा कलंगी ख्याल है वो लोकनाट्य की रचना मेवाड़ क्षेत्र में हिंदू संत तुकनगीर और मुस्लिम संत थे पीर शाह अली ने की थी। यानी हिंदू और मुस्लिम दो संत थे, और हिंदू संत तुकनगीर और मुस्लिम संत थे पीर शाह अली, यानी दोनों ने मेवाड़ क्षेत्र की ख्याल है यहाँ पर प्रस्तुत की थी, इनकी रचना की थी। और इसमें अगर देखें तो तुर्रा को भगवान शिव और कलंगी को माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है, और यह सांप्रदायिक सौहार्द का बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। तो आपको पूछ लेती तुर्रा है वो किस भगवान से संबंधित है, तो वो शिव से संबंधित है, और कलंगी किस से संबंधित है, तो माता पार्वती से संबंधित है। और ये सांप्रदायिक सौहार्द के यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों से ये संबंधित मानी जाती है, इसलिए इसे सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक के रूप में, बेहतरीन उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो संत पीर अली शाह अली और तुकनगीर के द्वारा जो रचना की गई थी, जिसका नाम है तुर्रा कलंगी ख्याल के नाम से। तो ये सभी मैंने राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में करवा रखे हैं, और 22 जिले करवा रखे हैं मैंने राजस्थान जिला दर्शन में, तो वहाँ आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें आपको सब चीज़ें लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए हो, सीटी एग्जाम के लिए हो, बहुत मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट क्लास है। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है लैब असिस्टेंट के एग्जाम में। ए है एकलिंगजी मंदिर जो माउंट आबू में है, बी है सूर्य मंदिर क्या ये उदयपुर में है, सी है देलवाड़ा मंदिर क्या ये ओसिया में है, डी है करणी माता मंदिर क्या ये बीकानेर देशनोक में है। तो सही सुमेलित बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो अगर हम देखें तो डी है वो सही सुमेलित है, क्योंकि करणी माता मंदिर है वो देशनोक बीकानेर जिले में ही है, और ये करणी माता मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में, और इसे किस नाम से, चूहों वाली माता के नाम से जाना जाता है। और इनके जो सफ़ेद चूहे होते हैं जिन्हें काबा के नाम से जाना जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। पूछ सकते हैं करणी माता के सफ़ेद चूहों को किस नाम से जाना जाता है, तो वो काबा के नाम से जाना जाता है। तो एकलिंग जी का मंदिर है वो उदयपुर में है, तो याद रखना एकलिंग जी का मंदिर है वो उदयपुर में, ये भी नोट कर लेना, मैं बता रहा हूँ ये पूछ सकते हैं।
सूर्य मंदिर है वो है ओस या झालावाड़ में। तो याद रखना सूर्य मंदिर ओस या झालावाड़ में, और झालावाड़ जिला है वो मैंने करवा रखा है। देलवाड़ा मंदिर है वो है माउंट आबू में। तो देलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में, और चारों आपको पता चल गया होगा। तो एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है, सूर्य मंदिर है वो ओस या झालावाड़ में है, देलवाड़ा का मंदिर है माउंट आबू में है, और करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में है। तो ये मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? यानी राजस्थान में अजमेर का जो विलय हुआ था राजस्थान में, उस समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था अजमेर का? तो अगर बात करें, चार ऑप्शन हैं। तो हरविलास शारदा, बी है बालकृष्ण कौल, सी है हरिभाऊ उपाध्याय, और डी है हीरालाल शास्त्री। तो यानी अजमेर का जब राजस्थान में विलय हुआ था उस समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? तो अगर बात करें तो वो है सी हरिभाऊ उपाध्याय। तो हरिभाऊ उपाध्याय यानी अजमेर के मुख्यमंत्री के रूप में थे। और 1 नवंबर 1956, कौन सा समय था? 1 नवंबर 1956 को। और अजमेर और मेरवाड़ा यानी दोनों जो रियासतें थी अजमेर और मेरवाड़ा को, राजस्थान में पूर्ण रूप से विलय हो गया था 1 नवंबर 1956 को। और विलय से पूर्व की अगर बात करें, पहले की बात करें, तो सी श्रेणी राज्य था, यानी हरिभाऊ उपाध्याय इसमें क्या था? मुख्यमंत्री था, और ये सी श्रेणी का राज्य मौजूद था। और जिनकी अपनी अलग विधानसभा यानी अलग सभा थी, धारा सभा थी, और वहाँ एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। तो यानी अलग तरह का यहाँ पर विधानसभा थी अजमेर और मेरवाड़ा रियासत में, और ये सी श्रेणी का राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था, और यहाँ का मुख्यमंत्री है वो हरिभाऊ उपाध्याय थे। और 1 नवंबर 1956 को इसे स्वतंत्र रूप में राजस्थान में विलय कर दिया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको घबराना नहीं है। लैब असिस्टेंट का एग्जाम 9 मई को है, तो आपको सही स्ट्रेटजी के साथ में तैयारी करनी है, और आपको जो मॉडल पेपर है उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना है। जितना आप मॉडल पेपर पढ़ोगे उतनी ही आपकी तैयारी है वो बेहतर होगी। और कमेंट के माध्यम से बताइए आपको इसमें से कितने क्वेश्चन है, वो लास्ट तक देखिए पहले तो ये क्लास, और फिर अंत में मुझे कमेंट करके बताओगे कि कितने आपके क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, और कितने आपके क्वेश्चन गलत है, फिर मैं आपको बताऊंगा। और डेली 7:30 बजे मैं लैब असिस्टेंट की और सीटी की क्लास के जो पुराने मॉडल पेपर हैं वो लेकर के आऊँगा, और आप अवश्य रूप से अध्ययन कीजिएगा। और एग्जाम में हॉल में बैठो तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको एकाग्रता के साथ में आपका पूरा लक्ष्य पेपर की ओर हो, और शांत मन से आप पेपर को सोल्व करना है। आप मैं कह रहा हूँ लैब असिस्टेंट का एग्जाम आपको लिए इजी है, किसी तरह का कोई दबाव आप महसूस मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो यानी कौन सी क्षेत्र की बात करें? कोटा क्षेत्र की, और कब की? 1857 की। तो उस समय जो विद्रोह हुआ था तो वहाँ विद्रोह का नेता कौन था? और राजस्थान जिला दर्शन में मैंने कोटा जिला करवा रखा है, जहाँ की हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी संपूर्ण अध्ययन है उसमें। तो अगर हम इसमें देखें, ए है अली बेगम, बी है कुशल सिंह, सी है जयदयाल, और डी है हीरालाल। तो अगर देखें तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जयदयाल और मेहराब खान, दो यहाँ के प्रमुख विद्रोह के नेता थे। तो कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व है वो लाला जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। तो याद रखना कोटा में 2 लोग थे, और इन दोनों ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था, वो थे लाला जयदयाल और मेहराब खान। और 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ था, यानी कोटा में विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। और राजस्थान के सबसे सुनियोजित और व्यापक जन विद्रोह में से एक माना जाता है, यानी सबसे बड़ा जन विद्रोह था ये 15 अक्टूबर 1857 को। और उसमें जो नेतृत्व करता थे, नेता थे विद्रोह का, वो थे लाला जयदयाल और मेहराब खान। तो इनका संबंध कोटा से, याद रखना। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन है, वीर सतसई
बल विदलास और रामर जाट के लेखक कौन हैं? यानी वीर सतसई, बल वदिलास और रामर जाट के लेखक कौन हैं? तो अगर 4 विकल्प हैं देखें तो श्यामलदास ए में, बी में है सूर्यमल मिशन, सी में है गौरीशंकर हीरा चंद ओझा, डी है जगदीश सिंह गहलोत। तो अगर इन तीनों रचनाओं के लेखक की बात करें तो इसमें बी करेक्ट आंसर है सूर्यमल मिशन। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट में पूछा भी गया है। तो वीर सतसई, बल विदलास और रामर जाट के लेखक कौन है? तो वह सूर्यमल मिशन। और ये सभी ग्रंथ राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिशन द्वारा लिखे गए हैं और वे बूंदी के शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। यानी सूर्यमल मिशन कहाँ के दरबारी कवि थे? तो वो बूंदी के शासक जिनका नाम था राम सिंह, और राम सिंह के दरबारी कवि थे। और इसका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वंश भास्कर। यानी सूर्यमल मिशन के द्वारा लिखा गया वंश भास्कर है, जो पिंगल शैली में लिखा गया है। तो याद रखना, वंश भास्कर किसके द्वारा? सूर्यमल मिशन के द्वारा। कौन सी शैली में है? पिंगल शैली में है। ये कौन से शासक के दरबारी कवि थे? बूंदी शासक के राम सिंह के दरबारी कवि थे, महाराव राम सिंह के। तो ये याद रखना, सूर्यमल मिशन के द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांठे पर स्थित है? यानी बागोर जो सभ्यता है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा की बागोर सभ्यता मैंने राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में करवा रखी है, वहां से आप देख सकते हो। तो बागोर भीलवाड़ा जिले की जो सभ्यता है वो किस नदी के कांठे पर या तट पर स्थित है? ए में है लूणी नदी के तट पर, बी है बनास नदी के तट पर, सी है कोठारी नदी के तट पर, और डी है चम्बल नदी के तट पर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कोठारी नदी के तट पर है, वो है बागोर सभ्यता। तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी के किनारे स्थित है और ये एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यानी मध्य पाषाणकालीन सभ्यता कौन सी है? तो वो है बागोर सभ्यता, जहां से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पशुपालन के प्राचीनतम जो साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो वह बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना है, बागोर भीलवाड़ा में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं अच्छी तरीके से? तो आप कमेंट कर दीजिए इन 8 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी आप लिख दीजिए ईमानदारी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेनाल में सुहेवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? यानी मेनाल में मुहेवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण है वे किस चौहान शासक ने करवाया था? ए है विग्रह राज चतुर्थ ने, बी है अपर गांगेय ने, सी है पृथ्वीराज द्वितीय ने, डी है विग्रह राज तृतीय ने। तो यानी मेनाल में सुहेवेश्वर जो मंदिर है, शिव मंदिर है, इसका निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पृथ्वीराज द्वितीय ने करवाया था। तो याद रखना, पृथ्वीराज द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। और मेनाल कहाँ है? भीलवाड़ा में है। और मेनाल भीलवाड़ा में इस शिव मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज द्वितीय ने करवाया था और इस मंदिर को सुहेवेश्वर या सुहावेश्वर के नाम से शिव मंदिर के निर्माण के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में हुआ था और 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के शासक थे जिसका नाम था पृथ्वीराज द्वितीय। और यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। तो मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर है सुहेवेश्वर मंदिर? मेनाल भीलवाड़ा में। कब निर्माण हुआ? 12वीं शताब्दी में। किसने करवाया? पृथ्वीराज द्वितीय ने करवाया। और ये कौन से वंश के शासक थे? तो चौहान वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है?
यानी कौन सा अभिलेख है जो मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो इसमें ए है सांबोली अभिलेख, बी है गटियाला अभिलेख, सी है बीजापुर अभिलेख, डी है अर्थुणा अभिलेख। तो यानी इन चारों अभिलेखों में वो कौन सा अभिलेख है जो मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की संपूर्ण जानकारी देता है? तो इसमें बी आंसर सही है, गटियाला अभिलेख। तो गटियाला अभिलेख है इसका करेक्ट आंसर होगा ये। तो गटियाला अभिलेख है वो 861 ईस्वी में जोधपुर में स्थित है। तो ये अभिलेख कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। और इसे गुर्जर प्रतिहार शासक बुक्का ने स्थापित करवाया था। यानी किसने स्थापित करवाया था? जोधपुर में बुक्का ने करवाया था, जो गुर्जर प्रतिहार शासक था। और यह अभिलेख मुख्य रूप से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली और उनकी राजनीतिक उपलब्धियों की प्रमाणिक जानकारी देता है। तो यानी मंडोर के जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे उसके जो वंश थे उन वंशों की संपूर्ण जानकारी देते हैं और इनके साथ साथ में वहाँ के राजनीतिक उपलब्धि, यानी उन्होंने कौन कौन सी विजय प्राप्त की थी और कौन से युद्ध लड़े थे उनकी जानकारी ये गटियाला अभिलेख है वो देता है। और ये 861 में जोधपुर में स्थापित है। और किसने करवाया था इस स्थापना? राव बुक्का ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? तो यानी इन चारों शासकों में से कौन सा शासक है जिसने अकबर से वैवाहिक संबंध है वो स्थापित नहीं किया था? ए में है आमेर के बहारमल, बी में है जैसलमेर के रावल राय, सी में है रणथंबोर के राव सुरजनहाड़ा, डी है बीकानेर के राव कल्याणमल। यानी वो कौन सा शासक था, किस क्षेत्र से या किस जिले से क्षेत्र से था जिसने अकबर से किसी तरह का वैवाहिक संबंध है वो नहीं बनाया था? तो इसका सी है, रणथंबोर के शासक थे जिसका नाम था राव सुरजनहाड़ा। और राव सुरजनहाड़ा ने अकबर से किसी तरह का वैवाहिक संबंध नहीं बनाया था। और राव सुरजनहाड़ा रणथंबोर ने 1569 तक इसकी शासन रहा था और अकबर की अधीनता तो स्वीकार कर ली थी, लेकिन मुगलों के साथ कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। यानी उन्होंने मुगलों से अधीनता तो स्वीकार की थी 1569 में, परंतु उन्होंने किसी तरह का वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किया था। यानी अपनी बहन की या अपनी खुद की लड़की की शादी है अकबर के साथ में कर दे, या किसी मुगलों के अन्य मुगलों के साथ में कर दे, या मुगलों की लड़की है वो सुरजनहाड़ा के जो परिवार के साथ में संबंध बना ले, इस तरह का किसी तरह का संबंध उन्होंने नहीं स्थापित किया था। तो अधीनता तो स्वीकार की थी परंतु क्या नहीं किया? वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। जबकि आमेर के भारमल, बीकानेर के कल्याणमल और जैसलमेर के हर्राय ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे। तो एकमात्र शासक था रणथंबोर का राव सुरजनहाड़ा जिसने अकबर के साथ में किसी तरह का संबंध वैवाहिक संबंध नहीं बनाया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर है, हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? तो ये लैब असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो इसमें अगर देखें तो ए में है रतन मंदिर, बी में है प्रकाश मंदिर, सी में है हवा मंदिर, डी में है प्रताप मंदिर। तो इनमें से चारों का एक आंसर देना है जो पहली मंजिल के अंतर्गत आती है। तो इसका डी है वो करेक्ट आंसर होगा, प्रताप मंदिर। और प्रताप मंदिर जो मंजिल है वो हवा महल की पहली मंजिल है। अब हम पांचों मंजिलों के बारे में देखें तो हवा महल सबसे पहले देखें तो वो जयपुर में है और जयपुर के हवा महल का निर्माण है वो 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो यानी किसने करवाया था इसका निर्माण? सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया? 1799 में। कहाँ हुआ था? जयपुर में। और ये कितने मंजिला है? वो है 5 मंजिलें। तो अगर हम नीचे से ऊपर की ओर 5 मंजिल देखें तो सबसे पहली मंजिल आती है प्रताप मंदिर जिसे शरद मंदिर भी कहते हैं। दूसरी है रतन मंदिर के नाम से जानी जाती है।
तीसरी जो मंजिल है जिसका नाम विचित्र मंदिर के नाम से जाना जाता है, चौथी जो मंजिल है जिसका नाम प्रकाश मंदिर के नाम से जाना जाते हैं, और पांचवी जो मंजिल है जिसका नाम है हवा मंदिर। तो ये पांचों मंजिल है हवा महल की, जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में जयपुर में करवाया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 नंबर क्वेश्चन आपके लिए सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो अगर हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? यानी अफीम से संबंधित है जिसका नाम है रॉयल कमीशन, और रॉयल कमीशन ने किस वर्ष राजस्थान आया था? तो अगर देखें 1816 में, बी है 1893 में, सी है 1856 में, डी है 1888 में। तो इनमें से वो कौन सा वर्ष था जब राजस्थान में रॉयल कमीशन है वो राजस्थान आया था? और ये सभी क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए हैं, और आगे आपके इस क्लास में से 8 से 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएंगे। और सीटी के एग्जाम की तैयारी करें, उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो अगर रॉयल कमीशन की बात करें तो वो 1893 में भारत आया था, इसलिए बी है वो करेक्ट आंसर होगा। तो 1893 में राजस्थान में आया था, और भारत में अफीम की खेती और व्यापार की जांच के लिए आया था। किस लिए आया? अफीम की खेती के लिए और व्यापार की जांच करने के लिए। और ये एक ब्रिटिश सरकार ने 1893 में रॉयल कमीशन ऑन ओपियम बनाया था, यानी अफीम के लिए रॉयल कमीशन ऑन ओपियम है वो बनाया था। और इस कमीशन ने राजपूताना जो क्षेत्र था उनका दौरा किया ताकि वहाँ अफीम उत्पादन का आकलन हो सके। यानी सबसे ज़्यादा जो राजपूताना जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में क्या होता था, अफीम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था। तो वहाँ पर रॉयल कमीशन ने वहाँ का दौरा किया था कि अफीम का उत्पादन कितना होता है, और 1893 का वो समय था जब ये राजस्थान में आए थे। तो इसलिए बी है वो करेक्ट आंसर है, रॉयल कमीशन है वो 1893 में राजस्थान में आए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी बेंगू का जो किसान आंदोलन हुआ था उस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए है रामनारायण चौधरी ने, बी है विजय सिंह पथिक ने, सी है मोतीलाल पटेल ने, डी है हरिभाव उपाध्याय ने। तो यानी बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व इन चारों में से किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब बेंगू कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। याद रखना बेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ में हुआ था। समय कौन सा था? 1921 का समय था। और अत्यधिक लगान और लाग बाग के विरोध में क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। ये भी याद रखना है किसके विरोध में हुआ था? तो उच्च लगान और लाग बाग के विरोध में आंदोलन हुआ। विजय सिंह जो पथिक के आग्रह पर रामनारायण चौधरी ने इसे ऐतिहासिक आंदोलन को क्या बनाया? सफलतापूर्वक बनाया था। यानी किसने आग्रह किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था कि आप इस आंदोलन का नेता बनिए और इसको सफल बनाइए। कौन सा समय था? 1921 में। स्थान कौन सा था? बेंगू चित्तौड़गढ़ में। और ये भयंकर आंदोलन था जिसका नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पूछे भी जा सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे लिए, भक्त आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भक्त आंदोलन है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ए है राजस्थान सेवा संघ के द्वारा, बी है भोगीलाल पांड्या के द्वारा, सी है भूरेलाल बेया के द्वारा, डी है गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। तो यानी भक्त आंदोलन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? अगर इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो है वो है डी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा भक्त आंदोलन का प्रारंभ या शुरुआत की गई थी। और भील और ग्रासिया जनजातियों में सामाजिक सुधार के लिए कौन सी जनजातियों से जुड़ा हुआ है?
भील और ग्रासिया जनजातियों से जुड़ा हुआ है। और इसमें किस में परिवर्तन के लिए, सामाजिक सुधार में परिवर्तन के लिए गोविंद गिरी ने, यानी गुरु गोविंद गिरी ने ये आंदोलन शुरू किया था। और इन्होंने 1883 में संत सभा की भी स्थापना की थी। तो संत सभा की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। कब की थी, 1883 में की थी। और इसका उद्देश्य क्या था, आदिवासियों को जागरूक करना और कुरीतियों को मिटाना था। यानी आदिवासी जो जनजाति के लोग थे उनमें अनेक कुरीतियां थी और उन कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह जी ने 1883 में संत सभा की स्थापना की थी। और भील और ग्रासिया जनजाति को उच्च स्तर पर लेके जाने के लिए, उसमें समाज में किस तरह से परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए इन्होंने भक्त आंदोलन भी चलाया था। तो भक्त आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। तो यानी मत्स्य संघ का वो कौन सा राज्य था या जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ में विलीनीकरण के लिए तैयार था। तो मत्स्य संघ का ऐसा कौन सा राज्य था जो उत्तर प्रदेश के साथ में मिलने के लिए तैयार था। तो अगर देखें राजस्थान की ओर तो वो भरतपुर ए में, बी में करौली, सी में धौलपुर, डी में अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, ये मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे आपके मॉडल पेपर के आधार पर है क्लास। तो आप इसको हर क्वेश्चन को एकदम सटीकता से देखिएगा, एकाग्रता के साथ में देखिएगा। आपकी तैयारी 100% कीजिएगा, अपने आप को इस क्लास में आप 100% दीजिए, इसलिए आपका लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो, सीटी का, वो क्लियर हो जाएगा। तो जो उत्तर प्रदेश के साथ में विलीनीकरण के लिए तैयार था यानी मिलने के लिए तैयार था, वो रियासती धौलपुर। तो इसलिए सी है वो करेक्ट आंसर होगा। तो एकीकरण के समय धौलपुर के महाराजा और जनता का एक वर्ग भाषाई और संस्कृति के आधार पर समानता के कारण उत्तर प्रदेश में विलीनीकरण के लिए तैयार था और इसे सुलझाने के लिए शंकरराव देव समिति बनी थी और इसकी सिफारिश पर इन्हें राजस्थान में ही शामिल किया गया था। तो कौन सी समिति बनाई गई थी, शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर ही धौलपुर है वो वापस राजस्थान में विलय हुआ था, जो मत्स्य संघ का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है धौलपुर को। और ये सभी भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर, ये चारों जो रियासत थी वो मत्स्य संघ से ही जुड़ी हुई है। ABCD याद रखने के लिए, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। तो ये ABCD से याद रखना, मत्स्य संघ से जुड़ा हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, मई 1947 को कालीबाई और कालीबाई ने अपने अध्यापक को मुक्त करने के लिए दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई वह किस जिले की थी। तो कालीबाई का संबंध है वो किस जिले से थी। हम जो 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते तो हिंदी में कालीबाई से संबंधित एक पाठ भी लिखता था और उसमें कालीबाई हाशिए से जो उसके अध्यापक थे, टीचर थे, उसको घसीट रहे थे ब्रिटिश सेना के लोग। उस समय वो खेत से आ रही थी और अपने हाथ में हाशिया था और उसने रस्सी को काट दिया था। तो उस समय जो ब्रिटिश अधिकारी थे कालीबाई पर है वो गोलियों से उसे भून डाला था बच्ची को। तो उसका संबंध कालीबाई का था, वो किस जिले से थे। ए में है उदयपुर से, बी है डूंगरपुर से, सी है बांसवाड़ा से और डी है जैसलमेर से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डूंगरपुर से। तो डूंगरपुर से है वो कालीबाई जिले का संबंध है। तो डूंगरपुर जिला है, मैंने राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में करवाया गया है और कालीबाई से संबंधित मैंने विस्तार से वहां पर समझाया गया है, तो आप डूंगरपुर जिला जाकर के देख सकते हैं। तो यह रास्तापाल हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है। तो यानी रास्तापाल नाम से, हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध कालीबाई जो ये आंदोलन था, जो अध्यापक को बचाने के लिए, अपने गुरु को बचाने के लिए ब्रिटिश सेनाओं से ये डट करके उन्होंने मुकाबला किया था। और ये समय था 19 जून 1947 का और कालीबाई का उस समय आयु थी 13 वर्षीय और ये किस जनजाति से थे, भील से संबंधित थी। और अपने गुरु सेगा भाई को पुलिस जीप से घसीटते हुए रस्सी काट दी थी,
जिस पर पुलिस ने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो यानी उसके अध्यापक, कालीबाई के अध्यापक का क्या नाम था ये भी पूछ सकते हैं, तो वो है सेगाबाई। और इसका संबंध किस जिले से है, तो वो है डूंगरपुर से। और इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, तो रास्तापाल हत्याकांड के नाम से। कब हुआ था, 19 जून 1947 को। और कालीबाई की उस समय आयु क्या थी, तो वो थी 13 वर्ष की आयु। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले राजस्थान की पहली महिला कौन थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी। ए में है नगेंद्र बाला, बी में है अंजना देवी चौधरी, सी में है रतन शास्त्री, डी में है रमा देवी पांडे। तो वो कौन सी महिला थी, जो राजस्थान की वो पहली महिला के नाम से जाना जाता है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अंजना देवी चौधरी। और अंजना देवी चौधरी थी वो प्रथम महिला थी जो गिरफ्तार की गई थी ब्रिटिश सेना के द्वारा। और अंजना देवी चौधरी है वो राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। तो राम नारायण चौधरी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उसके साथ साथ में उसकी धर्मपत्नी अंजना देवी चौधरी भी उससे जुड़ी हुई है। और अंजना देवी चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया था। और ये बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं की प्रमुख नेता थी। और बिजोलिया किसान आंदोलन जो सबसे बड़ा आंदोलन था, और बेगू किसान आंदोलन था चित्तौड़गढ़ में, और गुरु गोविंद गिरी के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। और इसकी जो महिलाओं की प्रमुख नेता बनी थी वो थी अंजना देवी चौधरी थी। और वे राजस्थान की पहली महिला थी जिन्होंने ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये मुख्य क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं। तो आपको बताना है अंजना देवी चौधरी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे लिए, वह राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है। यानी राजस्थान का वो कौन सा गढ़ या किला है जिसे धाराधारगढ़ के नाम से है वो जाना जाता है। ए में है भटनेर किला, बी में है गागरोन किला, सी में है रणथंभौर किला, डी में है चौमुहागढ़ का किला। तो इन चारों किलों में से वो कौन सा किला या दुर्ग या गढ़ है जिसे धाराधारगढ़ के नाम से है वो जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, चौमुहागढ़ का किला। और चौमुहागढ़ किले को धाराधारगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। और चौमुहागढ़ का किला है वो चौमू का किला के नाम से भी जाना जाता है और जयपुर जिले में स्थित है। तो याद रखना, चौमुहागढ़ का किला या चौमू का किला कहाँ है, जयपुर में है। और ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा इसका निर्माण है वो करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया, ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इसकी सुदृढ़ता के कारण इसे क्या कहते हैं, धाराधारगढ़ किला या फिर रघुनाथगढ़ का किला भी कहा जाता है। तो इसे चौमू का किला भी कहते हैं, धाराधारगढ़ का किला कहते हैं, या रघुनाथगढ़ का किला भी कहा जाता है। कहाँ स्थित है, जयपुर जिले में। निर्माण किसने करवाया था, ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन स्टूडेंट्स को, मेरे प्यारे रसगुल्लों को, जो लैब असिस्टेंट की हो या सीटी की तैयारी कर रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। चांद बावड़ी कहां पर स्थित है। क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, चांद बावड़ी कहां स्थित है, इसलिए इसका स्टार लगा रहा हूं मैं। तो इसमें ए है आमेर में, बी है सीकर में, डी है आबानेरी में, डी है तिलवाड़ा में। तो ये चार ऑप्शन है और इन चारों में अगर देखें तो चांद बावड़ी कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, तो वो है आबानेरी दौसा में। तो आबानेरी इसका करेक्ट आंसर होगा। और दौसा जिले के आबानेरी गांव में स्थित यह दुनिया की सबसे गहरी बावड़ियों में से एक है। यानी विश्व की सबसे गहरी बावड़ी की अगर बात करें तो विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है चांद बावड़ी, जो आबानेरी दौसा जिले में है। और ये 8वीं और 9वीं शताब्दी में प्रतिहार राजा चांद ने इसका निर्माण करवाया था।
जो प्रतिहार शासक था चांद, और चांद ने इसका आभानेरी बावड़ी का निर्माण, आभानेरी क्षेत्र में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण है वो चांद के आधार पर है, वो चांद बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और इसके सामने प्रसिद्ध हर्ष माता का मंदिर भी प्रसिद्ध है। तो इसके सामने चांद बावड़ी के सामने है वो हर्षित माता का मंदिर भी बना हुआ है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? 8वीं और 9वीं शताब्दी में प्रतिहार शासक था चांद ने करवाया था। इसके नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा था बावड़ी का, चांद बावड़ी नाम। कहाँ है? आभानेरी में, दौसा जिले में। और इसके सामने कौन सा मंदिर है? वह है हर्षित माता का मंदिर। और ये विश्व की सबसे गहरी बावड़ियों में से एक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? यानी राजस्थान का वो कौन सा संत और रामानंद का शिष्य था जिन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया था और त्याग करने के बाद में गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए थे? तो इसमें ए है धन्नाजी, बी है जाम्बोजी, सी है पिंपाजी, डी है रैदास जी। तो वो कौन से थे? पहले वो राजा थे और राजा के बाद में उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ धन दौलत त्याग करके, और रामानंद के उसको शिष्य के नाम से जाना जाता है, और उन्हें गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पिंपाजी। तो पिंपाजी पहले एक शासक थे, फिर उसको ये रामानंद के शिष्य बने थे और गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए थे। तो संत पिंपाजी जिसका नाम था प्रताप सिंह खिची, जो प्राचीन नाम था, इसका वास्तविक अगर नाम की बात करें तो प्रताप सिंह खिची के नाम से ये शासक हुए थे। और उसके बाद में रामानंद ने इसका नाम दिया था संत पिंपाजी। और ये झालावाड़ के गागरोन दुर्ग के शासक थे। तो झालावाड़ के गागरोन दुर्ग के ये शासक थे, और झालावाड़ जिला दर्शन में मैंने करवा रखा है, तो वहां पर जाकर के आप अच्छी तरीके से जिला दर्शन में देख भी सकते हैं। और राजपाट त्याग करके उन्होंने स्वामी रामानंद के क्या बन गए थे? शिष्य बन गए थे। और वे दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं। तो दर्जी समुदाय होते हैं जो कपड़े सिलने का कार्य करते हैं, उनके आराध्य देव है वो संत पिंपाजी ही है। और इनके शिष्य गुरु का क्या नाम था? रामानंद थे। और वो जब शासक थे तो वो किस नाम से जाना जाता था? तो वो प्रताप सिंह खिची के नाम से। और किस क्षेत्र के ये शासक थे? तो झालावाड़ में गागरोन दुर्ग के शासक थे। और किस समुदाय के आराध्य देव है संत पिंपाजी? तो वह दर्जी समुदाय के। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 है वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सीटी एग्जाम के लिए भी। तो 22 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो लोक देवता गोगाजी और गोगाजी के थान, जो उसका देवरा या थान बना हुआ है, वो सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? जो उसका थान बना होता है, या पे कहते हैं उसकी जो मेड़ी बनी होती है, या उसका जो मंदिर बना होता है, तो वो किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? ए में है क्या वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाया जाता है? बी में है क्या वो पीपल के वृक्ष के नीचे बनाया जाता है? सी है क्या वो बरगद के वृक्ष के नीचे बनाया जाता है? डी है क्या वो नीम के वृक्ष के नीचे बनाया जाता है? तो हमारे पास में 4 विकल्प है, उनमें से चारों विकल्पों में हमें देखना है कि गोगाजी का जो थान है, मंदिर है, देवरा है, वो किस पेड़ के नीचे है वो बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। तो आप जब भी गोगाजी का थान या देवरा देखोगे तो आपको खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही मिलेगा। और इसे सांपों का देवता गोगाजी की पूजा स्थल है, वो थान होता है, वो हमेशा खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होता है। और राजस्थान की प्रसिद्ध कहावत है ये, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव में गोगा। यानी जहां पर खेजड़ी है वहां पर गोगाजी विराजमान है, इसलिए कहते हैं गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव में गोगाजी। और इनकी अपार लोकप्रियता को भी दर्शाती है। तो ये राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लिए ही पूरे विश्व के लिए लोक देवता है। और ये इनके थान होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। अब हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, कुदरत सिंह को
किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया है? तो यानी कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखें, सॉरी इसके विकल्प देखें, ए है कपड़े की छपाई के लिए, बी है मीनाकारी कला के लिए, सी है पीतल पर मुरादाबादी काम के लिए, डी है ब्लू पोट्री के लिए। तो कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत सा प्रसिद्ध है जिसके लिए उसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था? हस्तकला यानी हाथ से जो कला बनाई जाती है उसे हस्तकला कहते हैं, और कुदरत सिंह वो उस हस्तकला में महारत हासिल थे, तो उसको पद्मश्री से अलंकृत किया गया। तो वो किस हस्तकला से संबंधित माने जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा बी, मीनाकारी से संबंधित माने जाते हैं। तो मीनाकारी से, तो सरदार कुदरत सिंह जो जयपुर की प्रसिद्ध मीनाकारी कला यानी सोने और चांदी के आभूषणों पर रंगों की बारीक भराई के लिए कला के लिए जाने जाते हैं, ये एक महान शिल्पकार भी हैं और इस योगदान के लिए 1988 में पद्मश्री से इसे नवाजा गया था कुदरत सिंह को। तो कुदरत सिंह को पद्मश्री से कब नवाजा गया था? 1988 को। और ये कहाँ पर उन्होंने मीनाकारी की थी? तो वो जयपुर की प्रसिद्ध मीनाकारी है वो कुदरत सिंह की है, और ये अनेक आभूषणों पर रंगों की बारीक कला के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह और साहिब राव किस राजस्थानी चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे? यानी मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो अगर चार विकल्प देखें, ए में है जयपुर चित्रकला से, बी में है बूंदी से, सी में है अलवर से, डी है उदयपुर से। तो मोहम्मद शाह और साहिब राम है वो किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? करेक्ट आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर है ए, जयपुर। तो जयपुर है उस प्रसिद्ध चित्रकार से जुड़े हुए जो मोहम्मद शाह और साहिब राम हैं। तो साहिब राम और मोहम्मद शाह जयपुर शैली के दरबारी चित्रकार थे। तो यानी जयपुर शैली के दरबारी चित्रकार थे, और महाराजा ईश्वरी सिंह जब शासक थे उस समय साहिब राम ने आमदकद के चित्र बनाने की शुरुआत की थी, जो इस शैली के प्रमुख विशेषता बनी हुई है। यानी लाइफ साइज के रूप में आमदकद के नाम से जाना जाता है, और साहिब राम ने ईश्वर सिंह के समय यहाँ के चित्र बनाने की शुरुआत की थी। तो ये जयपुर से संबंधित है। अब हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 25 नंबर क्वेश्चन। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती हैं? यानी संत दादू जी और उनके शिष्यों के द्वारा जो रचनाएं की गई है, अधिकतर जो कविताएं हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, वो किस भाषा में पाए जाते हैं? ए में है मेवाती में, बी में ढूंढाड़ी में, सी है मेवाड़ी में, और डी है मारवाड़ी में। तो किससे संबंधित या किस भाषा से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ढूंढाड़ी में। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ढूंढाड़ी में अधिकतर जो दादू दयाल की और उनके शिष्यों की जो कविताएं, ग्रंथ लिखे गए, रचनाएं हैं, वो ढूंढाड़ी भाषा में हैं। तो संत दादू दयाल राजस्थान के कबीर के नाम से जाने जाते हैं, और ये जयपुर और आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने समय बिताया था, और वहाँ के स्थानीय भाषा ढूंढाड़ी है। इसलिए दादू जी उनके शिष्यों यानी रजब जी, सूरदास जी के ग्रंथ है मुख्यतः ढूंढाड़ी या फिर संदूकड़ी में ही स्थित है। यानी ढूंढाड़ी भाषा या फिर संदूकड़ी में भी कहते हैं। दादू जी और उनके शिष्यों की जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो वो संदूकड़ी कहते हैं। तो यानी ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि जयपुर के आसपास है, उन्होंने अपना समय बिताया था संत दादू ने और उनके शिष्यों ने। तो जयपुर की जो मुख्य भाषा है वो ढूंढाड़ी है, इसलिए उन्होंने रजब जी और सूरदास जी ने भी ढूंढाड़ी भाषा में ही अपने ग्रंथ लिखे थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपके सीटी एग्जाम के लिए बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो मेरे सभी रसगुल्ले ये मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, और वो 25 क्वेश्चन वो थे जो पीछे के एग्जाम में लेब असिस्टेंट में और सीटी में पूछे गए हैं। तो आप मुख्य रूप से अध्ययन कीजिए और आप नोट्स बना लीजिए, या 2 बार आप क्लास को देखेंगे तो आपके, मैं कह रहा हूँ, निश्चित रूप से आपकी यादें हो जाएंगी। एग्जाम हॉल में बैठो तो आपको किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। 9 मई को आपका एग्जाम है। सभी मेरे रसगुल्ले प्यारे प्यारे, उनको सभी को मेरा बेस्ट ऑफ लक, अग्रिम शुभकामनाएं मैं देता हूं। और आप क्लास को अटेंड कीजिए। रोजाना 7:30 बजे क्लास आती है। आज संडे है तो आज मैं हो सकता है 2 या 3 बजे क्लास है वो डाल दूंगा। तो आप मुख्य रूप से इस क्लास को देखिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी मेरे रसगुल्लों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।